So good morning students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss all about the structure of the atom. We will discuss about the all properties of atom and what are the laws has given by the other scientists. So चलिए without wasting our time, let's discuss the chapter structure of the atom, chapter 4, class 9. So first tell me what is atoms. What is atom? एटम क्या होते हैं? एटम जो होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसके? मैटर के। और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? मैटर की। ठीक है, सबसे स्मॉल। इसको विदाउट नेकेड नेकेड आईज इसको नहीं देखा जा सकता है। इट इज अ कंपोज्ड ऑफ थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बना हुआ होता है जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। In this you can see the nucleus. Here it is the electron, neutron and protons are there. So facts की बात करते हैं तो what are the facts about the matter? जॉन डाल्टन ने अज्यूम किया था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, यानी कि उसको क्या है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर किया था द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड कॉल देम कैनाल रेज। ठीक है, उसे क्या बोला गया? कैनाल रेज बोला गया। और कहाँ पे देखा गया? न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब। Three rays were positively charged radiations which led to the discovery of subatomic particle called protons. ठीक है, 1900 में जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया द सब एटॉमिक पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन विद द नेगेटिव चार्ज। यानी कि थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को। और प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? गोल्डस्टीन ने बताया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि इस पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था। और उसने किस पे किया था? द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो उन्होंने जो कैथोड रे ट्यूब ली थी जो कि एक वैक्यूम सील ट्यूब थी। ठीक है, उसमें कैथोड और एनोड दोनों तरह के दो कैथोड और एनोड दोनों थे। एक एंड पे कैथोड था, दूसरे एंड पे एनोड था। एंड क्रिएटेड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ द ट्यूब। ठीक है, the air inside the chamber. Here you can see the diagram. First we have to discuss all about the diagram. Here you can see, देखिए ये है हीटर, यहाँ पे है कैथोड रे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई है। ठीक है, और ये क्या है? ये है डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स है। एनोड कहाँ पे है? ये देखिए, ये रहा। हियर यू कैन सी द एनोड। और इलेक्ट्रॉन बीम ये है, इसी के थ्रू जाते हुए इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग होती है। फोकसिंग कॉइल है। ठीक है, हियर यू कैन सी द डायग्राम। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम हमारे जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। ठीक है, the air inside the chamber is subjected to high voltage, high voltage का inside high voltage थी, and electricity flows through the air from the negative electrode to the positive electrode, negative से positive electrode की तरफ। The characteristics of cathode rays: electrons do not depend upon the material of electrode and the nature of the gas present in the cathode ray tube. It is important that the cathode ray जो है वो पहले बात तो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, और ये किसी डिपेंड नहीं करती है किस पे? किसी भी इलेक्ट्रोड मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, ना ही द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, ना ही किसी गैस पे क्या करती है? डिपेंड करती है। द एक्सपेरिमेंट शोड दैट द एटम वाज नॉट अ सिंपल indivisible particle and contained at least one subatomic particle, the electron. उन्होंने क्या बताया कि एटम जो है कि वो बहुत सिंपल नहीं है, इनडिविजिबल है, राइट? इनडिविजिबल पार्टिकल है और कंटेन एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि उसमें सिर्फ एक उन्होंने जे थॉमसन ने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस को बताया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल देखा गया, वो क्या था? इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट, हियर यू कैन सी द डायग्राम apparatus ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं हम व्हाट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम का। यानी कि ये एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। लेकिन जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसमें -1 का चार्ज होता है। ठीक है, द सिंबल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज E-। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं। दे आर फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हियर यू कैन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। एटम, थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जितने प्लस होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, यानी कि जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो द एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू consideration, he prepared a model of an atom be similar to that of a Christian pudding watermelon, जैसे क्रिसमस पुडिंग, यानी सॉरी वाटरमेलन हमने देखा होगा जहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट करते हैं और जो रेड पार्ट होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करता है। द रेड एडिबल पार्ट ऑफ अ वाटरमेलन इज कंपेयर्ड विद द पॉजिटिव चार्ज इन द atom. Clear? The black seeds in the watermelon are compared with the electron which are embedded on it. Here you can see the diagram. Clear? देखिए ये क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सेम अमाउंट में होंगे, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, यह है वाटरमेलन। जो ब्लैक सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं और जो व्हाइट होता है और जो रेड पार्ट है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को शो कर रहा है। चलिए बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। थॉमसन मॉडल की ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इन a sphere of protons electrons are distributed। ठीक है, इन a sphere of protons electrons are distributed negative and positive charge। क्लियर? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब बात करते हैं कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम में होते हैं, जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। 3 पार्टिकल्स आर देयर। चलिए इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है? +2 चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होगा और 4 मास होता है। फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल होते हैं जो कि बम्बार्डेड होते हैं ऑन वेरी थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, और उसके अंदर जब गोल्ड फॉइल पे ऑब्जर्वेशन की थी, देखिए यस, जब गोल्ड फॉइल थिन पेपर पे जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग होती है तब कुछ ऑब्जर्वेशन की गई थी। ठीक है, अब उन्हीं ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई थी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि पूरे 90 डिग्री के एंगल पे गए, 180 डिग्री के एंगल में। कुछ क्या हुए? डिफ्रेक्टेड हो गए। ठीक है, कुछ इधर उधर टकरा गए। तो 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रीबाउंड। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूजन क्या निकला जब रदरफोर्ड ने इसकी ऑब्जर्वेशन की थी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because alpha particle pass through the gold foil। यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, यानी कि बहुत सारा एटम में बहुत सारा पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, very few particles were deflected from their path because positive charge of the atom occupies a very little space। ठीक है,
बहुत ही जो कम बहुत ही कुछ ही पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए अपने पाथ से, एक पाथ पे जा रहे थे लेकिन अपने पाथ पे क्या हो गए, डिफ्लेक्टेड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द और एटम ऑक्यूपाइज अ वेरी लिटिल स्पेस। ठीक है, a very small fraction of alpha particles were rebounded back. Show all positive charge and mass of the gold atom is concentrated in a very small volume within atom. The radius of the nucleus calculated 105 times less than 105 times less than the radius of an atom. यानी कि क्या बोल रहा, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो कैलकुलेट की गई थी वो जो एटम की न्यूक्लियस से कितनी कम थी, 105 टाइम्स कम थी। ठीक है, हियर यू कैन सी व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। तो हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। रेडियो एक्टिविटी वो एटम्स होते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है एटम का, जो कि क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है और पार्टिकल को गिविंग आउट करता है। ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेस एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स। यानी कि जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है जिन एटम्स का, उनमें क्या होता है, वो एटम्स एनर्जी को रिलीज करेंगे और अल्फा पार्टिकल्स को गिविंग आउट कर देंगे, बाहर निकालते हैं। ठीक है, इट डज सो गिविंग आउट पार्टिकल्स सच एज अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार प्रोसेस, ये प्रोसेस लगातार होती रहती है। एन एटम इज अनस्टेबल, एक जो एटम है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इफ द न्यूक्लियस हैज एन इम्बैलेंस मीनिंग अ डिफरेंस इन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या हो गया, इनडिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, एटम क्या हो जाता है, एटम अनस्टेबल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में। रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स जो थे वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। हिज ऑब्जर्वेशन, अब उसने ऑब्जर्वेशन की अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, थिन गोल्ड फॉइल पर क्या कर रहे थे, बम्बार्डेड हो रही थी तो उससे टकरा रहे थे, तो कुछ तो क्या गए, सीधे चले गए, कुछ डिफ्लेक्टेड हो गए। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी रदरफोर्ड ने, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो a major fraction of alpha particles bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection। रदरफोर्ड ने जो डिस्कशन की थी उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि जो गोल्ड शीट पे थे उन उससे पास जब करवाया गया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, hence most of the space in atom is empty. Some of the alpha particles were deflected by the gold sheet by very small angle, बहुत ही छोटे एंगल में। Hence the positive charge in atom is not uniformly distributed, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली यानी कि एक पैटर्न में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स दे आर इन स्कैटर्ड फॉर्म। क्लियर? The positive charge in an atom is concentrated in a very small volume, बहुत ही छोटे वॉल्यूम में, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, वो अवेलेबल रहते हैं एटम में। Very few of the alpha particles were deflected back, that is only a few alpha particles had nearly 180-degree angle of deflection। 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन होता है कुछ का। ठीक है, so the volume occupied by the positively charged particle of an atom is very small as compared to the total volume of an atom। अब बात करते हैं हम रदरफोर्ड ने जो एटम, रदरफोर्ड का ही हम पढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, और इसका मॉडल क्या था हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। रदरफोर्ड ने फिर क्या जो ऑब्जर्वेशन की तो क्या कंक्लूजन निकाला, रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला कि जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम में, जो जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं, नियरली मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही उसका मास क्या होता है, मास होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स में क्या करता है, ये रहा, here you can see देखिए ये रहा इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है वो न्यूक्लियस के ऑर्बिट में। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ
द एटम। यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है किससे कंपैरिजन में, एटम के साइज से। ठीक है, अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स क्या निकाले थे रदरफोर्ड के। ड्रॉबैक्स क्या थे? ही एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन्स in an atom resolve around the nucleus in well-defined orbits. Particles in a circular orbit would experience acceleration. ठीक है, thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. यानी कि वो ऑर्बिट में अगर चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता रहा तो फिर क्या कर, उसने अपनी क्या की, एनर्जी भी तो खर्च हो गई, लूज कर दी उसने अपनी एनर्जी, और फिर वो वापस किस में आके गिर गया, वो उसमें में न्यूक्लियस के अंदर गिर गया। बट दिस कैन नॉट टेक प्लेस एंड एटम वुड बी अनस्टेबल। लेकिन वो क्या हुआ, एटम क्या हुआ, अनस्टेबल नहीं हुआ, एंड द मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म वी नो। और हम जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट नहीं करता इन द फॉर्म वी नो। चलिए, हियर यू कैन सी, अब हम बात करते हैं नील बोर के। नील बोर ने जो मॉडल दिया था किस किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की। तो हम उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स? एज वी हैव डिस्कस दैट ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, मास क्या होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। सिंबल क्या होता है, -1 क्या होता है इसका, चार्ज होता है। लोकेशन क्या होती है, न्यूक्लियस के आउटसाइड। जैसे कि रदरफोर्ड ने भी जो मॉडल दिया था उसमें वो क्या बोल रहा था कि न्यूक्लियस के आउटसाइड, यानी कि ऑर्बिट में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, +1 चार्ज होता है। इनका जो मास कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन को प्लस p और ऊपर 1 लिखा जाता है। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं जो न्यूक्लियस में जो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन पे चार्जेस 0 होता है। लेकिन इसका मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, ये भी न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं। नील बोर ने जो मॉडल दिया था हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या मॉडल दिया है उन्होंने। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्टेबल ऑर्बिट्स without the emission of radiant energy. Each orbit has definite energy and is called an energy shell or energy level। यानी कि क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस में एक स्टेबल ऑर्बिट में होते हैं विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएशन, विदाउट एनर्जी को रिलीज की हुई, लूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ईच ऑर्बिट के पास एक सम डेफिनेट एनर्जी होती है, उसे क्या बोलते हैं, एन एनर्जी शेल बोलते हैं या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में क्या होते हैं, एन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल इज डेजिग्नेटेड एज KLMN शेल। उनको किस तरह से डिनोट किया गया है, उन्होंने बोला है कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको KLMN के शेल में डिनोट किया गया है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स इज इन द लोएस्ट लेवल इट इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर लो लेवल पे, सबसे लो लेवल पे होगा तो उसको क्या बोला जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। क्लियर, चलिए बात करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एमिट्स और एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि एनर्जी को रिलीज भी करते हैं और एनर्जी को ऑब्जर्व भी करते हैं। व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट और एनर्जी लेवल टू अनदर, यानी कि अगर वो K से L में जा रहे हैं, यानी या फिर L से K में आ रहे हैं, या ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, K से ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है, और अगर जा रहे हैं तो एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है भाई, किसी चीज को अगर हमें पुश करना होगा तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक स्टेट से अपर लेवल के स्टेट में जा रहे हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। और अगर हम हायर से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो हम एनर्जी को रिलीज करेंगे। क्लियर है, तो क्या होगा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी को क्या करते हैं, एमिट भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। ठीक है, when it jumps for a higher energy level,
fewer energy level, it emits energy while it absorbs energy to jumps energy level to a higher energy level. क्लियर? चलिए बात करते हैं बोर मॉडल की। पोस्टुलेट्स ऑफ नील बोर दोनों की बात कर रहे हैं। ओनली स्पेशल और orbits known as discrete or orbits of electron are allowed inside the atom. While revolving a discrete orbits, the electron do not radiate energy. These orbits are called energy level. और ऑर्बिट और शेल्स रिप्रेजेंट के एलिमेंट जैसे कि उसको नंबर दे दिया गया है n is equals to 1 यानी कि k is equals to 1, l is equals to 2, m is equals to 3 and n is equals to 4. ये है बोर मॉडल। Here you can see the diagram also k element 1, 2, 3 and 4. ठीक है, चलिए ऑर्बिट्स की बात करते हैं हम। ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट जो होते हैं वो एनर्जी शेल्स होते हैं जो कि सराउंडेड होते हैं न्यूक्लियस से, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। यानी कि क्या बात कर रहा है, देखिए एनर्जी क्या हो रही है, ऑर्बिट क्या होते हैं? एनर्जी शेल्स होते हैं ऑर्बिट्स। इनको क्या बोलते हैं? एनर्जी शेल बोलते हैं न्यूक्लियस में विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर ऑर्बिट में, जो हमने पढ़ा कि एल एम एंड एन। ठीक है, हर में क्या होता है? डिफरेंट ऑर्बिट होता है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। ठीक है, ये किसने बताया? डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में किसने बताया? बोर एंड बरी ने बताया। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल और लेवल इंडेक्स। ठीक है, यानी कि हमें पता करना है कि मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन में कौन से शेल में प्रेजेंट होंगे, तो हमें 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे n क्या हो गया? ऑर्बिट नंबर हो गया या एनर्जी लेवल हो गया। जैसे कि k का हमें पता चला, k का पता चला जैसे 1 है तो k n is equals to 1, तो 2 into 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन द k शेल। ठीक है, इट विल बी अ इंडेक्स नंबर। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल आर follows. The first orbit will have 2, the second orbit will be have 2 into 2 8, the third L का कितना होता है 3 9, तो 2 into 9 तो 18 हो गया, और M का कितना हो गया 4, यानी कि 2 into 16 is equals to 32, यानी कि सबसे मैक्सिमम कितने होंगे 32 and so on. The shells are always filled in a stepwise manner. ऐसा नहीं है कि पहले से तीसरे में ही चला गया डायरेक्ट, नहीं, हर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, स्टेप वाइज जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द लोअर टू हायर एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फील्ड इन द नेक्स्ट शेल अनलेस प्रीवियस शेल आर फील्ड। जब तक कि पहला शेल नहीं भरा जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि पहले वाला घर भरेगा जब भी तो दूसरे वाले घर में पहुंचेगा वो। जब पहला वाला ही फिल नहीं है तो दूसरे घर में जाके क्या करेगा? पहले कंप्लीट द फर्स्ट, देन गो इनटू द नेक्स्ट। अब बात करते हैं हम वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है जो कि प्रेजेंट होती है कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में, किसके? एटम के। ठीक है, यानी कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में होंगे। अगर 2 है, यानी कि अगर n वाले पार्ट में, n वाले शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स 2 है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, अगर 3 होंगे तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम or their tendency to react and form molecules with atom of the same or different elements is known valency of the atom. ठीक है, atoms of element having a completely filled outermost shell show little chemical activity. The combining capacity of valency is 0. कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, वो क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि वी नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और मैग्नीशियम का क्या होता है 2। ठीक है,
तो द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इट कैन बी इजीली लूज वन इलेक्ट्रॉन बिकम स्टेबल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड that of magnesium as it can lose 2 electron easily it also attain stability, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। हम लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे विद इन अ शॉर्ट नोट, ठीक है, और फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। तो फर्स्ट वी विल डू द कंप्लीट आवर चैप्टर, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन न्यूक्लियस एन एटम is termed the atomic number. It is denoted by letter Z. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्लियर? एटॉमिक नंबर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं वो क्या बोले जाते हैं, वो एटॉमिक नंबर होते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, जेड से, ठीक है। मास नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वी हैव डिस्कस्ड, सो द मास नंबर इज द टोटल दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बात करते हैं अ सिंपल वे टू गिव अस simple ways to give us the information we need to know about the subatomic makeup of an atom is via chemical isotopic notation। मैग्नीशियम का दे रखा है, इसका 12 क्या है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि क्या है, Z, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के होता है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो कितना हो गया, 24, ठीक है। मैग्नीशियम को एम जिसे लिखा जाता है, यानी कि प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12 है, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, क्लियर है। 12 प्लस 12 इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। आखिर न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, बोर और बरी नहीं दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, ये हमने बात करी थी कि 2n स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे कि n इज इक्वल्स टू 1 तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. Maximum number कितना होता है, 8. Electrons are not accommodated in a given shell unless the inner shell are completely filled. जब तक कि अंदर का शेल नहीं फुलफिल होगा तब तक कि वो दूसरे शेल में नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी the combining capacity of an atom is called its valency। atomic number क्या होते हैं, it is equal to the number of proton। mass number क्या होते हैं, it is equal to the sum of proton and neutron। here you can see the diagram, clear है। mass number, proton और neutron। अब बात करते हैं isotopes क्या होते हैं, it is very important। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एटम्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट होते हैं विद सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, लेकिन इनका मास क्या होता है, बट अ डिफरेंट मास, राइट, डिफरेंट मास होता है इनका, आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। सेम एटॉमिक नंबर होगा, देखो सेम एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि Z जो होगा सेम एटॉमिक नंबर होगा, और क्या होगा, एलिमेंट भी सेम होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट मास होता है और फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होती है। जैसे कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में क्या होता है, 1H1 होता है, इसमें क्या होता है, यानी कि क्या होता है, डिफरेंट मास होता है। मास कैसे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ड्यूटेरियम में कितना होता है, 1+2, सॉरी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इसमें ट्राइटेरियम में 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एप्लीकेशंस क्या होती हैं आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड एज फ्यूल। जो
यूरेनियम का आइसोटोप होता है वो फ्यूल में यूज किया जाता है। कोबाल्ट का किस में यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। आयोडीन का यूज किया जाता है गोइटर डिजीज में। आइसोबार क्या होते हैं? चलिए अब आइसोबार के बारे में डिस्कस करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, इसमें क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स है, जबकि आइसोटोप में डिफरेंट मास था, एलिमेंट सेम थे विद द मास, सेम मास नंबर। इसमें मास नंबर क्या है? सेम है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी क्या है? डिफरेंट है। जैसे कि ऑर्गन पोटेशियम और कैल्शियम का, हियर यू कैन सी द 18 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। मास नंबर क्या है? सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा? एलिमेंट डिफरेंट होगा और इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए 19 क्या है? प्रोटॉन है। 21 क्या है? न्यूट्रॉन है। 20 प्रोटॉन है, 20 न्यूट्रॉन है, कैल्शियम है। क्लियर है? दीज आर द आइसोबार। हियर यू कैन सी द डायग्राम। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। प्रोटॉन कितना है हाइड्रोजन में? एक है, ठीक है। मास नंबर भी एक है। ये क्या है? ये आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? ड्यूटेरियम। इनका मास नंबर क्या है? सेम है। क्लियर है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दो, मास नंबर क्या है? दो है, जबकि ट्राइटियम में तीन है, हाइड्रोजन है और दो न्यूट्रॉन है। क्लियर है? चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ मास नंबर फॉर आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। व्हेन एन एलिमेंट हैज एन आइसोटॉप, जब किसी एक एलिमेंट के पास आइसोटॉप होता है, द मास नंबर कैन बी कैलकुलेटेड विद डिफरेंट प्रोपोर्शन इट एग्जिस्टेड। जैसे कि 98% कार्बन लिया है तो 12 यू हो गया इसका, एंड 2% कार्बन 13 यू। क्लियर? This does not mean that any carbon atom exists with a mass number of 12.02. If you take a certain amount of carbon, it will contain both isotopes of carbon and average mass is 12.02. ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। आगे we will do the discussion of the question answer of this chapter. I hope you understand well. Till then, bye bye. Thank you. And if you need the PDF also, so I will provide the PDF also. So comment in my chat box. Till then, bye bye. Thank you.